Hello everyone, welcome to Sriram's IAS. I hope you guys are doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll cover these articles. जल्दी से आपको एक आइडिया दे देती हूँ क्या हमें कवर करना है so that you stay connected till the end. Now as far as today's session is concerned, we'll be discussing about Central Silk Board, One Nation, One Election, India Water Week 2024, Param Rudra and Globe Network. So this you can connect with your prelims. One Nation, One Election GS paper 2 mains. India Water Week GS paper 3 you can connect it with. Param Rudra prelims and Globe Network yes with mains as well as prelims both. ठीक है. So this will be a topic of discussion. You can trust the quality that is being provided to you because Sriram's IAS has built that trust by serving the nation since 1985. Yes, we were offline and now we are online as well. You can refer to the videos, the other lectures as well on the platform, and do share these sessions if you like. If you are enjoying these sessions, देखो पढ़ाई मज़े से ही होती है. अगर ज़बरदस्ती बिठा के कोई यूपीएससी करा रहा है तो 4 दिन कर लोगे, 5 दिन कर लोगे, 5-4 महीने कर लोगे, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वही जहाँ जहाँ जब मज़ा आने लगता है तो फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोनों पे अपने बातें करते हो तो अपने पार्टनर्स के साथ तो क्या है 1-1 घंटा बातें चलती हैं, 2-2 घंटा चलती थी तो क्या होता था पता नहीं चलता था. अब ऐसे होता है ना कि पता ही नहीं चला टाइम कहाँ चला गया. दोस्त के साथ बात करने गए 4 घंटे 3 घंटे लगातार बातें करते रहे. क्यों? क्योंकि मज़ा आ रहा था. तो जब मज़ा आ रहा होता है तो टाइम कब चला जाता है पता नहीं चलता. और अगर ज़बरदस्ती किसी से बात कराने को कहे तो वो 1 मिनट भी ऐसे लगता है कि 1 घंटा हो गए, है ना. तो इसीलिए बात है एन्जॉयमेंट की. पढ़ाई को भी एन्जॉय के साथ ही लो. अगर अच्छी फीलिंग आती है, पढ़ने में मज़ा आता है तो पढ़ोगे. ज़बरदस्ती कोई पढ़ाई नहीं होती. ठीक है जी. चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं इसी के साथ विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. कमेंट सेक्शन आपके पास है. अपने जो भी फीडबैक्स हैं ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करो. सेशंस अच्छे लगते हैं कमेंट सेक्शन में बताया करो, और अच्छे लगते हैं तो शेयर भी कर सकते हो विद योर फ्रेंड्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, या फिर आपके नोन में कोई एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर कोई स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उन्हें रेफ़र कर सकते हो. देखो रट्टाफिकेशन यहाँ नहीं चलती है, मैं पहले ही बता रही हूँ. एनालिसिस होती है आर्टिकल्स की. अगर आपको रैशनल थिंकिंग करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, चीज़ों की एनालिसिस करनी है, वो होता है यहाँ. मैं सिर्फ बोल दूँ कि चलो सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक ऐसी बॉडी है, ये तब एस्टैब्लिश हुई थी, ये इसके 4 फंक्शन है, याद कर लेना, बात ख़त्म. मेरा वो काम नहीं है. ठीक है, लिखा हुआ आपके पास है, आप उसको पढ़ भी सकते हो खुद से. ये इट्स लाइक अ 1-to-1 डिस्कशन. ठीक है जी. चलिए पहला आर्टिकल कहता है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स दे अनवील्ड दी coin celebrating the platinum jubilee of Central Silk Board. So event को ये रेफर कर रहे हैं इट रिसेंटली, जहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल दे अनवील्ड अ कमेमोरेटिव कॉइन टू मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ सेंट्रल सिल्क बोर्ड इन मैसूरू. ठीक है, मैसूर. सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो सिल्क की प्रोडक्शन को प्रमोट करना, उसको रिसर्च, उस पर उसकी डेवलपमेंट करना इन द कंट्री, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की. मैंने बोला कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो कोई एक्ट होगा पार्लियामेंट का. येस, एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1948. मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर ये फंक्शन करती है बॉडी. इट वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल. इसका मेन जॉब क्या है? टू मैनेज एंड टू प्रमोट, टू मैनेज एंड प्रमोट द सिल्क इंडस्ट्री. तो इस बोर्ड के अंदर 39 मेंबर्स हैं, 39 members who are chosen for a period of 3 years, 3 साल के लिए. ये मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ CSB एक्ट 1948. जो प्रोविजंस हैं दैट आर कन्फर्ड बाय सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 4 ऑफ CSB एक्ट 1948, उनके तहत
39 मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, और जो बोर्ड के चेयरपर्सन होते हैं सरकार, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो चूज करते हैं। क्या काम करती है मैंने आपको बताया, सरकार को एडवाइस देना ऑन द मैटर्स लाइक रिलेटेड टू production, supply, distribution, trade and commerce in the silkworm sea, development of silk industry and its products, ये सारा कुछ में सरकार को एडवाइस देना इनका काम है। इनके 6 रीजनल ऑफिस हैं, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर और हैदराबाद में। इनका हेडक्वार्टर बेंगलोर के अंदर है। अगर मैं इंडिया के सिल्क प्रोडक्शन की बात करूं तो इंडिया इज़ वेरी स्पेशल, क्योंकि हम वो कंट्री हैं, we are the only country in the world that produces all 5 types of the silk that is used for commercial purpose. मलबरी सिल्क है, ट्रॉपिकल टसर सिल्क है, ओक टसर सिल्क है, एरी सिल्क, मुगा सिल्क। तो ये पांचों की पांचों 5 नॉन कमर्शियल सिल्क इंडिया इज द ओनली कंट्री टू प्रोड्यूस, और हम सिल्क में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं सिल्क के। ठीक है, दैट ऑल्सो यू कैन रिमेंबर। पॉलिटी के सेशंस में बता चुकी हूँ, जिन्हें भी पॉलिटी के लिए रेफ़र करना है, पॉलिटी के कोर्स को रेफ़र करना है, यू कैन टेक दीज सेशंस। 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा है आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। येस, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पूरी पॉलिटी डिटेल में पढ़ाई जा रही है, कंप्लीट एनालिसिस है, स्पून फीड सेशंस भी हैं प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर इफ़ यू हैव एनी डाउट इन अ वेरी सिंगल टॉपिक सो यू कैन रेफर स्पून फीड सेशंस। एंड डेली न्यूज़ एनालिसिस का सेशन है दैट आई टेक रेगुलरली ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मॉर्निंग में आपके पास ये सेशन आ जाता है, तो आप इसको सुबह सुबह देखो, या जब टाइम देखो। एक ऐसा होता है कि नहीं सुबह सुबह देख लो, एक ये पहलू है। कई एस्पिरेंट ऐसे भी होते हैं जिनका अपना मतलब कोई रात में देख पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ने वाले होते हैं, कोई रात में पढ़ने वाले होते हैं, है ना। पर ये कहना कि नहीं सुबह उठ के 4 बजे पढ़ना, वैसे वाले बनो, तो मेरा पर्सनल ये मानना है इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, बट बस पढ़ना है। अब दिन में पढ़ो चाहे रात में पढ़ो, आप नाइट आउल हो तो भी ठीक है, और अगर आप सुबह उठ के पसंद है तो भी ठीक है। बस हाँ, जब एग्ज़ाम आता है, प्रीलिम्स आता है, तो उसे 1 महीना पहले अपने स्केड्यूल को ठीक कर लो, डिपेंडिंग अपॉन कि एग्ज़ाम की जो टाइमिंग्स है, क्योंकि तब फिर 10 बजे नींद आ रही है सुबह, तो वो ना हो। तो इसलिए 1 महीना पहले अपनी स्केड्यूल को एग्ज़ाम ओरिएंटेशन के हिसाब से कर लिया करो बस। तो जब भी आप, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप जैसे ही सेशन आता है तब देखते हो, या शाम में देखना है, मॉर्निंग में, अपने स्केड्यूल के हिसाब से देख लिया करो। ठीक है जी, पर देखा डेली करो। 1 दिन 4 दिन, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, फिर 1 दिन छोड़ के फिर, वो मत करना। और दूसरा, प्रोक्रेस्टिनेशन तो दीमक होती है ना, खा जाती है, पता नहीं चलता। प्रोक्रेस्टिनेशन का वही हाल है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया है, अगला आर्टिकल कह रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया 8th इंडिया वाटर वीक 2024 न्यू दिल्ली के अंदर, अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इंडिया वाटर वीक 2024 का एम क्या है? वाटर मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो जो दिक्कतें आ रही हैं, इंडिया वाटर वीक उसी पे फोकस करता है कि कैसे यू एनकरेज न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीज टू हेल्प विद द वाटर चैलेंजेस, फॉस्टरिंग इनोवेशन इन वाटर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। 2012 में इट वाज स्टार्टेड एंड इट बिकेम अ वेरी क्रूशियल प्लेटफॉर्म, a global platform for discussions on the water issues. You share your knowledge. It basically global water diplomacy की बात है, facilitating dialogue, बातचीत होती है, innovation, knowledge exchange होती है on critical water related challenges. 2024 की इस बार की थीम है partnership and cooperation for inclusive water development and management. ठीक है, ये थीम बेसिकली हाईलाइट कर रही है the need for countries and different sectors कि सब साथ में काम करें to solve the growing water problem. Work together across the countries and industries is very essential. Working together, we need to manage water better. We need to conserve it. We need to make sure everyone gets its fair share. तो इंटरनेशनल कॉपरेशन ये सब बहुत ज़रूरी है to solve water security problems. और ये सिर्फ
ये ऐसा नहीं है कि इंडिया की प्रॉब्लम है या कंट्री की, मतलब उस देश की है उस देश की नहीं है, ग्लोबल प्रॉब्लम है ये भी। सो यहाँ पर कंट्रीज लाइक डेनमार्क है, इजराइल है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, these are the nations that share their experiences in water management. China and Bangladesh did not take part in the event. बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एडीबी है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड वाटर काउंसिल है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट। चाइना एंड बांग्लादेश डिड नॉट पार्टिसिपेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। तो इंटरनेशनल कॉपरेशन की ज़रूरत है, एफिशिएंट मैनेजमेंट की ज़रूरत है, वाटर कंजर्वेशन के लिए जो अप्रोच है वो होलिस्टिक अप्रोच हो, वो इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, इन सब की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना इससे में आगे बढ़ने से पहले इंडिया में जो करंट स्टेट है ऑफ वाटर, करंट स्टेट ऑफ वाटर इन इंडिया, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इंडिया हैज 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, 18%। और फ्रेश वाटर रिसोर्सेस कितना बनाते हैं हम? 4%। 18% of the world population but only 4% of the fresh water resources, मतलब इतना पानी नहीं है। वन ऑफ द वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री हैं हम इन द वर्ल्ड। ग्राउंड वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इट प्रोवाइड्स 80% ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, 2/3 ऑफ द वाटर फॉर इरिगेशन ग्राउंड वाटर से आता है। लेकिन इतना ज़्यादा यूज़, हर जगह आप देखो वो सबमर्सिबल लगे हुए हैं घरों के बाहर। लॉट ऑफ फार्मिंग पंजाब के अंदर कैसे होती है? ग्राउंड वाटर से हो रही है। वाटर लेवल्स आर ड्रॉपिंग वेरी क्विकली, और जो पानी है हम उसको पोल्यूट करने में लगे पड़े हैं। 70% ऑफ इंडियाज वाटर इज पोल्यूटेड। हाफ, आधी से ज़्यादा नदियां जो हमारे देश की हैं, दे आर नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग और फार्मिंग बिकॉज ऑफ कंटेमिनेशन। ग्लोबल वाटर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर आप इंडिया की रैंक मानोगे नहीं, 122 कंट्रीज में से 120th है। लास्ट में होते ना, पीछे से होशियार कौन है, वो है। सीरियस प्रॉब्लम है। 163 million people in India, they don't have access to safe drinking water. 600 million people face extreme water stress. और क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी तो इसमें और वर्स कर रहा है सिचुएशन। क्यों? क्या फैक्टर्स हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू वाटर क्राइसिस इन इंडिया? आज के टाइम पे हम ये क्यों देख रहे हैं? पहला, पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, और दूसरा उसके साथ जुड़ी अर्बनाइजेशन की। मोर पीपल आर मूविंग टू सिटीज, डिमांड बढ़ती है, फिर पानी पीने के लिए भी तो चाहिए। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन वाटर रिसोर्सेस। और जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पेशली फॉर फार्मिंग, फार्मर्स आर यूजिंग टू मच ग्राउंड वाटर, दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट। हमारी फार्मिंग यूजेस अबाउट 80% ऑफ द फ्रेश वाटर। हम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स ग्रो करने में लगे हुए हैं, एंड वी आर यूजिंग दोज ओल्ड एंड इनएफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स। एग्रीकल्चर 4.0 की मैंने कल ही बात करी थी, आप इसको यहां से कनेक्ट कर सकते हो, क्यों जरूरत है। और क्या फैक्टर्स है दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू वाटर क्राइसिस? यही कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पानी आपके पास है, आप उसको गंदा कर चुके हो। अनट्रीटेड सीवेज है, फैक्ट्रीज, केमिकल्स फ्रॉम दी फैक्ट्रीज, दे आर पोल्यूटिंग रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर। फिर क्लाइमेट चेंज, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश, कहीं बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, मॉनसून सीजन में शिफ्ट आ रहा है। ये चीज़ें बहुत डिफिकल्ट बना रही हैं फॉर सर्टेन रीजन्स, स्पेशली ड्रॉट प्रोन, टू गेट एनफ वाटर। देखो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सेस का भी। किसी देश के किसी पार्ट में तो देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर, और कहीं प्यासे बैठे हैं लोग, देयर इज सीवियर शॉर्टेज। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक और पॉइंट ये लिख सकते हो आप, वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून रेन्स टू रिप्लेनिश द वाटर सप्लाई। और अगर मॉनसून इतनी बारिश नहीं लेकर आता तो वाटर की अवेलेबिलिटी उससे इम्पैक्ट होती है। तो देयर इज अ ओवर रिलायंस ऑन मॉनसून एज वेल। फिर वीक गवर्नेंस है, वी हैव इनकंसिस्टेंट वाटर पॉलिसीज, पुअर मैनेजमेंट इज बाय, यू कैन रेफर एज वीक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, यू कैन से इट एज, राइट।
सो दीज आर सेवरल पॉइंट्स. मैं सिर्फ अगर ये इवेंट की बात कर जाती ना तो वो सही ना होता. दैट इज दीज आर द फैक्टर्स दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम. ठीक है, आगे बढ़े with the next article. Globe. India has been elected to 15th member steering committee of the Global Operational Network of Anti-Corruption Law Enforcement Authorities and international initiative aimed at addressing corruption and financial crime. क्या लिखा है ये सब कुछ? सिंपल सिंपल सी बातें हैं. India's election to this 15-member steering committee of पूरा short form है GLOBE, means that India has been chosen to play a leadership role in this international group. GLOBE network, Global Operational Network, किस चीज का? Of Anti-Corruption Law Enforcement Authorities. ये नेटवर्क फोकस करता है on fighting corruption, financial crimes. As a member of this steering committee, India will help guide the network's actions. You'll contribute to the important decisions. क्या है ग्लोब नेटवर्क? 2021 में it was created under the G20 framework. During a United Nations General Assembly session. अभी इसमें 121 मेंबर कंट्रीज हैं एंड 219 अथॉरिटीज हैं. इसका मेन गोल है टू हेल्प द कंट्रीज वर्क टुगेदर टू स्टॉप क्रॉस बॉर्डर करप्शन, फाइनेंशियल क्राइम, राइट. कंट्रीज आपस में क्रिमिनल इंटेलिजेंस शेयर कर सकती हैं. कंट्रीज आपस में, द नेटवर्क enables the global agencies to exchange criminal intelligence, learn from each other experience, plan joint strategies to find corruption. और इंडिया की इलेक्शन, it means India now has an important position in it. इंडिया ने G20 की लीड होस्ट करा था, राइट. क्यों मैं कनेक्ट कर रही हूँ उसे? बिकॉज ये चीज होना इम्पॉर्टेंट है आफ्टर इंडियाज लीडरशिप इन द G20 इन 2023. क्यों? क्योंकि इंडिया, it gives India a bigger role in shaping international plans to stop corruption. You can use your own experience as well. So you can see the significance of India's election. India ka election to this committee allows it to actively contribute in the efforts. You can share your expertise in tackling corruption and enhancing its leadership role on the international stage. Particularly आपने जो G20 की प्रेसिडेंसी थी 2023 में, उसके बाद तो और भी ज़्यादा हो गई. ये जो नेटवर्क है, जो प्लेटफॉर्म है, ये इट इज़ एन emerging as a unique platform जहाँ पर एजेंसीज फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करती हैं, स्ट्रैटेजीज डेवलप करती हैं, सो दैट यू कॉम्बैट करप्शन. स्टीयरिंग कमेटी के अंदर 1 चेयर, 1 वाइस चेयरमैन, 13 मेंबर्स, प्रोवाइड्स लीडरशिप एंड डायरेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. एक स्टीयरिंग कमेटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर. इंडिया की तरफ से इंडिया की सीबीआई और ईडी आर अ पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क विद द यूनियन होम मिनिस्ट्री एक्टिंग एज द सेंट्रल अथॉरिटी फॉर इंडिया. यूएन का यूनाइटेड नेशंस ऑफिस अगेंस्ट ड्रग्स एंड क्राइम, इट इज सपोर्टेड बाय देम. ठीक है. ड्यूरिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इन 2023, 2 हाई लेवल प्रिंसिपल्स फॉर कॉम्बैटिंग करप्शन वर अडॉप्टेड विच डिटेल्ड लेवरेजिंग ऑफ ग्लोब नेटवर्क. राइट. तो ये पूरी कहानी है. 1 नेशन 1 इलेक्शन पे चलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम GS पेपर 2 और काफ़ी न्यूज़ में है. हर थोड़े टाइम बाद आप देखते हो 4 साल बाद कहीं इलेक्शंस हो रहे हैं, साल बाद कहीं इलेक्शन हो रहे हैं. उनकी 4 साल की सरकार, 5 साल की सरकार पूरी होने वाली है. चलो जी, अब इलेक्शन है. अभी लोकसभा के इलेक्शन ख़त्म होते हैं तो चलो अब हरियाणा में इलेक्शन है. चलो अभी जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन हो गए तो अब हरियाणा के इलेक्शन है. अब हरियाणा के ख़त्म होंगे तो चलो 2-4 महीने बाद, साल बाद किसी और स्टेट के इलेक्शंस हैं. सो ये प्रपोजल आया 1 नेशन 1 इलेक्शन का कि
at all the levels of government, central level, state level, local level, across the country, central, state and local level पे साइमल्टेनियसली इलेक्शंस कराते हैं, एक साथ हर जगह देश में इलेक्शन हो जाए, बेटर गवर्नेंस होगी। एक साथ अगर पूरे देश में इलेक्शन एक बार में हो जाएंगे तो सरकार का ध्यान लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे होगा इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंटली प्रिपेयरिंग फॉर द इलेक्शंस। दूसरा, कॉस्ट भी कम होगी, खर्चा कम होगा, बार बार मल्टीपल इलेक्शंस होंगे, इट कैन बी एक्सपेंसिव, टाइम बचेगा, मनी बचेगा, क्योंकि पैसा लगता है, टाइम लगता है ऑन इलेक्शन मैनेजमेंट एंड इट्स रिसोर्सेज। आपका जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो और स्टेबल होगा। लेकिन ये सपोर्ट में बातें हैं, मैं इसमें डिटेल में बात करूंगी, इसके बारे में हर एक पॉइंट को डिटेल में प्रोज एंड कॉन्स लूंगी। मैं वैसे आपको थोड़ा ब्रीफिंग दे रही हूँ अभी, लेकिन कई कहते हैं कि रुको भैया, दूसरा एंगल भी देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है? फेडरलिज्म पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इट विल अंडरमाइन द फेडरल, दिस वन नेशन वन इलेक्शन विल अंडरमाइन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, क्योंकि स्टेट्स हैव दैट पावर टू एड्रेस देयर लोकल इश्यूज। यहां पर उनको ये डर है कि नेशनल प्रायोरिटीज माइट ओवरशैडो द रीजनल कंसर्न्स। फिर वो कहते हैं कि ये भी एक हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के थ्रू जो नेशनल पार्टीज हैं उन्हें ज्यादा फायदा मिले, they could benefit more than the regional ones, political diversity कम हो सकती है। अब एक साथ आप पूरे देश में हर एक गवर्नमेंट के लेवल पे इलेक्शन कराने जा रहे हो तो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस नहीं आएंगे? वो भी आ सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि ऑल द डेमोग्राफिक्स आर फेयरली रिप्रेजेंटेड, लेकिन यहाँ पर इट कुड बी चैलेंजिंग इफ लोकल इश्यूज आर साइडलाइंड। ये भी एक पॉइंट है। तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, पता चल गया? यू आर होल्डिंग इलेक्शंस फॉर लोकसभा, फॉर ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एट द सेम टाइम। It might also include the local elections for municipalities, for panchayats, everything to make election process smooth by having all the elections occurring together within that short time frame. Citizens don't have to vote multiple times in a year. Efficiency hogi, you will focus on governance. Advantages क्या है? Cost reduction first, stability in the policy, you can say it as governance continuity. कहीं इलेक्शंस कहाँ होते हैं? स्कूल में। स्कूल्स को यूज किया जाता है ना एज पोलिंग स्टेशंस। क्लासेस डिस्टर्ब होती, टीचर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, दे आर पुल्ड इनटू द इलेक्शन ड्यूटीज, तो वो डिस्ट्रप्शन कम होगी, वोटर की पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगी। हाँ, if elections are held less often, people might not feel as tired of voting, ये अभी गया था, अब चलो अब यहाँ पर भी देना है। पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, बेटर कैंपेन्स हो पाएंगे, that can इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा। ब्लैक, you will have fewer elections, will reduce the amount of that illegal money, GDP बूस्ट होगी, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर सकती है by about 1.5% in the following year, एक रिपोर्ट ने ऐसा कहा था। बेटर ओवरसाइट हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ेगी। दिक्कतें भी मैंने आपको बता दी, देयर इज अ थ्रेट टू फेडरलिज्म, देयर आर लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, देयर आर गवर्नेंस वैक्यूम्स ऑल्सो। अगर इलेक्शंस आर हेल्ड लेस फ्रीक्वेंटली ना, पॉलिटिकल क्राइसिस के टाइम पे इट विल बी डिफिकल्ट टू कॉल फॉर अ न्यू इलेक्शन। देयर कैन बी सिचुएशन वेयर देयर विल बी नो इफेक्टिव गवर्नमेंट इन प्लेस। अच्छा, जब इलेक्शंस हैपन ऑफन ना, जैसे अभी लोकसभा के इलेक्शंस, हरियाणा के इलेक्शंस, जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस, व्हेन इलेक्शंस हैपन दिस ऑफन, representatives are more likely to pay attention to what voters want. Are you getting my point? So if elections are less frequent,
अगर आप बोलो कि चलो 5 साल बाद ही देखेंगे, सो दे बिकम लेस रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ पीपल दैट दे रिप्रेजेंट। अब पता है कि हाँ चलो अब जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन, अब हरियाणा में इलेक्शन होने, अगर टाइम गैप बढ़ गया ना, अगर फ्रीक्वेंट इलेक्शंस नहीं हुए, इट में रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी। और एक साथ हो जाना, इट कैन बी प्रेशर ऑन इलेक्शन मशीनरी एज वेल। दैट आर दी पॉइंट्स। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल एंड द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज सेशन। हाल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वर्चुअली लॉन्च किया है 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम एंड अ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम फॉर वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च। वर्थ 3 जो न्यू परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स हैं जो हमारे प्रधानमंत्री ने इनोग्रेट किए हैं, दे आर वर्थ 130 करोड़। पुणे, दिल्ली और कोलकाता में ये डिप्लॉयड हैं। मकसद है टू एड एडवांस रिसर्च in areas like physics, cosmology, earth science, weather prediction. If there is enhanced computing power, scientists can analyze the complex climate models. They can predict the extreme weather events more accurately. They can develop strategies for climate resilience. They will assist in areas like disaster management. Scientific research capabilities और ज़्यादा बढ़ेंगी, राइट? सेल्फ रिलायंस और लीडरशिप की तरफ जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसमें दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सुपर कंप्यूटर्स की बात करूं इंडिया के अंदर, सो देयर आर मेजर इंडियन सुपर कंप्यूटर्स। एक परम की सीरीज आई थी, परम सिद्धि, परम शिवाय, परम उत्कर्ष, और फिर फॉर वेदर फॉरकास्टिंग वी हैड दिस प्रत्यूष एंड मिहिर सुपर कंप्यूटर एरावत। 2023 में इट वॉज रैंक्ड 75th ग्लोबली। सुपर कंप्यूटर्स इंडिया के अंदर यूटिलाइज किए जाते हैं फॉर वेदर फॉरकास्टिंग, जीनोमिक सीक्वेंसिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एविएशन इंजीनियरिंग, डिफेंस एप्लीकेशन, हर चीज में दे ड्राइव इनोवेशन, रिसर्च। एंड वी हैड नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ऑल्सो। 2015 में इट वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड द कंट्री विद सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर to create a network of advanced computing systems across India. यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोलैबोरेशन से ये सुपर कंप्यूटिंग मिशन लाया गया एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे, और IISc बैंगलोर। ठीक है, तो ये था आज का आपका सेशन। उम्मीद करती हूँ आर्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज कुछ चीज़ें स्किप आपसे हो गई हों, वीडियो आपके पास है, कभी मर्जी 10 बार देखो, 1 बार देखो, 5 बार देखो, आपकी मर्जी है। पीछे कर लो थोड़ा सा, जो जो पॉइंट मिस हो गया वो लिख लो, अपने नोट्स बनाते चलो। फिर मिलेंगे विद अदर सेशंस। टिल देन टेक केयर, गुड लक, हैप्पी लर्निंग एवरीवन। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।